नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियो अभी तक हमारी आई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर जो टेक्निकल फादर चैनल है ये लोगो वहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। जब आप टेक्निकल फादर सर्च करोगे यूट्यूब पर जाकर तो उसकी जो प्ले लिस्ट है उसमें सारी की सारी वीडियो हैं वो पड़ी हुई है, डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर वहाँ पर उन्हें देखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उन्हें आप कोरिलेट उन वीडियो से कर सको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी हमारी वीडियो आती है उनके जो PDF नोट्स होते हैं अगर वो लेना चाहते हो तो उसके लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और जो PDF के नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सअप या Gmail ID पर आपको ट्रांसफ़र या सेंड कर दिए जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो इंटरव्यू से रिलेटेड है, क्योंकि जो दो वीडियो हमारी लास्ट जो दो वीडियो थी, फर्स्ट इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो वीडियो हमारी आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन्हें भी जाकर एक बार देख लें। और आज का जो लेक्चर है वो इंटरव्यू का ही थर्ड पार्ट रहने वाला है। जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें हमने 10 क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे और बचे हुए जो 10 क्वेश्चन हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही दुखद घटना जो कल यानी कि 14 जून को घटित हुई मुंबई के अंदर, एक जो सेलिब्रिटी थे, एक एक्ट्रेस थे, सुशांत सिंह राजपूत, उनका कल निधन हो गया। और निधन हुआ नहीं है, निधन यानी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। वो सेलिब्रिटी थे इसलिए दुखद घटना नहीं है, क्योंकि ये जो सुसाइड एक वर्ड होता है ये ही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा दुखद वर्ड होता है, क्योंकि सुसाइड करने का अधिकार किसी के हाथ में भी नहीं होता है। और कहा भी जाता है कि आत्मघाती महापापी, सबसे बड़ा जो पाप बताया गया है वो आत्मघात यानी कि अपने आप से सुसाइड करना यानी कि आत्महत्या करने को ही सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। हर आदमी अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन के शिकार जरूर होते हैं। हालांकि हम उन्हें डिप्रेशन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो बताया जाता है कि वो 6 महीने से अपने डिप्रेशन का उनका इलाज चल रहा था। और ऐसे वो अकेले ही नहीं थे। अगर आप पास्ट में नज़र मारोगे तो गुरुदत्त रहे हैं, जिया खान हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है डिप्रेशन को लेकर या किसी और वजह को लेकर। तो डिप्रेशन ज़िंदगी में आती रहती है। बहुत लोग होते हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकल कर आते हैं, उसे मात देते हैं, उससे लड़ते हैं, जो भी परेशानी आती है उससे लड़ते हैं, लेकिन वो सुसाइड जैसा कर्म नहीं करते। और जो सुसाइड जैसा कर्म है हम उसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करते। इसलिए कभी भी इंसान को सुसाइड नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी भी डिप्रेशन, कितनी भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में क्यों ना आ रही हो। आप 10 लोगों से बात कर सकते हो, 20, 50, 100 लोगों से बात कर सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी किसी भी प्रॉब्लम से ख़त्म नहीं होती है। तो ज़िंदगी को आपको ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए आपको लगता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप अपनी फैमिली से, अपने यार दोस्तों से, किसी से भी जाकर उस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हो। कहीं अकेले में रह सकते हो, कहीं जा सकते हो, घर छोड़कर जा सकते हो, लेकिन सुसाइड करना कोई भी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। तो आप ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन अंत में एक चीज़ समझिए, आप सोचते हो कि मैं सुसाइड कर लूँगा क्योंकि मैं अकेला हूँ, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो वो अकेला नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते उससे जुड़ जाते हैं। और इतना दुख उसे अकेले को नहीं होता है, उससे जो रिलेशन जुड़ी हुई होती हैं, भाई, माँ, बाप, जितने भी रिलेशन उससे जुड़े होते हैं उन्हें उससे भी ज़्यादा दुख होता है। तो आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए किसी को दुख देने का अधिकार आप लोगों को नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप सोच रहे हो तो ज़िंदगी से लड़ना सीखो। लड़ना ही गिरना और उठकर चलना ही ज़िंदगी का जीने का नाम होता है। तो देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है वो हमारे क्या क्या रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे जैसा कि आप जानते हो, और ये 11वां क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस करते हैं। आपके करियर के लक्ष्य क्या हैं? वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो करियर है उसके लक्ष्य, आप लोग के जो गोल्स हैं यानी कि व्हाट आर योर करियर गोल्स, वो क्या क्या हैं। तो आप आंसर में उन्हें क्या क्या दे सकते हो। पहले उस काम को करने के बारे में बात करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। कंपनी के साथ अपने दीर्घकालिक सहयोग का आश्वासन देने का प्रयास करें, यानी कि अपने गोल का जो एक लक्ष्य आपका होना चाहिए वो उसके लिए भी होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आपने बहुत सारे अपने करियर के गोल तो गिनवा दिए, लेकिन जिस कंपनी में आप जॉब पाने आए हैं वो भी आपका एक गोल होता है, इसलिए आप उसे
अलग ना छोड़ें, उसे भी अपने गोल में जो है शामिल आप लोग ज़रूर कर लें। इसलिए आप बता सकते हो कि जिसके लिए मैं आवेदन करने आया हूँ, आपके कंपनी में जॉब लेने आया हूँ, तो वो भी मेरा एक क्या है, एक गोल है। और कंपनी को ये विश्वास दिलाएं कि मैं आपके साथ में दीर्घकालिक यानी कि एक लंबे समय तक बना रहूँगा। ये आश्वासन उन्हें आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी यही कहती है कि अगर हम किसी जो एम्प्लॉय है उसे हमारी कंपनी बहुत कुछ सिखाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीखने के बाद कुछ समय तक हमारे साथ रहे और फिर उस नॉलेज का जो उपयोग है, उसका जो बेनिफिट है, वो कोई अगली ऑर्गेनाइजेशन उठाए उसका फ़ायदा, या वो जो एम्प्लॉय है उसका यूज किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाकर करे। तो इसलिए आप लोग उन्हें विश्वास दिला सकते हो, आश्वासन दे सकते हो कि मैं आपके साथ एक लंबे समय तक बना रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। टॉक फर्स्ट अबाउट डूइंग द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग, ट्राई टू एश्योर योर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद द कंपनी। तो आप इंग्लिश में भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हो। आप महिंद्रा यानी कि कोई भी आपकी जो लास्ट कंपनी है को क्यों छोड़ना चाहते हो, तो ये आपसे पूछा जाएगा, वाई यू वांट लीव महिंद्रा, या लास्ट कंपनी को आप क्यों छोड़ना चाहते हो। और इसका जो आंसर है वो आपको बहुत ही ईमानदारी से देना है। उत्तर बहुत ही ईमानदार होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। उस कंपनी, जो लास्ट कंपनी है, उसकी जो बुराई है वो आप लोगों को नहीं करनी होती है। आप बोल सकते हो कि मैं एक अपने पर्सनल ग्रोथ है, या फिर मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप हैं जो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव अप्रोच लेकर आप चल सकते हो, उन्हें आंसर दे सकते हो, लेकिन लास्ट कंपनी की बुराई आप लोगों को नहीं करनी होती है। आंसर शुड बी वेरी होनेस्ट बट पॉजिटिव। तो नेगेटिव आंसर आप लोगों को वहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि वो भी सोचते हैं जब ये लास्ट कंपनी की जो बुराई है, गलतियां है, वो यहाँ पर निकाल रहा है, तो आगे जाकर ये हमारी गलती यानी कि हमारी बुराई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर करेगा, इसलिए ये व्यक्ति सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इंटरव्यू पैनल एक समझदार और एक अच्छा पैनल है तो ये क्वेश्चन तो वो आपसे करेगा ही करेगा कि हम आपको नियुक्त क्यों करें, हम अपनी कंपनी में आप लोगों को जॉब क्यों दें। वाई शुड बी हेयर यू। जॉब रिक्वायरमेंट के लिए अपने स्ट्रेंथ और अचीवमेंट पर ध्यान दें। जब आप आंसर करोगे तो जॉब जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए, उसकी स्ट्रेंथ और अचीवमेंट पर ध्यान दें। यानी कि आप लोगों को अपना एक पॉजिटिव अप्रोच, एक सकारात्मक रुख वहाँ पर दिखाना है और अपनी जितनी भी काबिलियत हैं वो वहाँ पर आप लोगों को निकाल कर रख देनी है। जितने दिन भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उनकी जो भी उपलब्धि आपकी रही हैं, वो सारी आप लोगों को यहाँ पर उन्हें बता देनी है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं इस काम को एक बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। ये काम ऐसा आप लोगों को नहीं बोलना है कि ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, किसी दूसरे की बुराई आप लोगों को नहीं करनी है, लेकिन आपको अपना जो अप्रोच है वो पॉजिटिव लेकर अपनी स्ट्रेंथ, अपना हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, ये सारी आप लोगों को वहाँ पर रख देनी है। लेकिन किसी की बुराई आप लोगों को नहीं करनी है, किसी से कंपेयर अपने आप को नहीं करना है। जैसे कि मैं उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा, अगर आप प्लास्टिक से रिलेटेड ही कंपनी में काम करना चाहते हो और उसमें आप इंटरव्यू देने गए हो, तो हमें आपको नियुक्त करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप उसका क्या आंसर दे सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो वहाँ पर दो ही चीज़ होती हैं, एक तो प्रोडक्शन और एक रिजेक्शन। प्रोडक्शन, आप बोलते हो कि मैं प्रोडक्शन को बढ़ा दूंगा, तो बढ़ाना काम कोई भी कर सकता है, लेकिन मेन चीज़ बढ़ाना नहीं होती, रिजेक्शन कम करना होता है। क्योंकि अगर आप रिजेक्शन ज़्यादा कर रहे हो और प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हो तो कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितना आपने प्रोडक्शन बढ़ाया उतना ही आपने रिजेक्शन बढ़ा दिया, तो वो बैलेंस हो गया। तो आप लोगों को फोकस प्रोडक्शन से नहीं, ज़्यादातर फोकस आपको रिजेक्शन से रखना है, क्योंकि आपको बताना है कि मैं रिजेक्शन कम कर सकता हूं। और रिजेक्शन कम करने के, वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप रिजेक्शन कैसे कम कर सकते हो, तो आप बताओगे कि रिजेक्शन में जैसे ब्लैक स्पॉट है, शॉर्ट मोल्डिंग है, फ्लैश है, बबल है, सिल्वर मार्क है, या फिर आई फिश है, या तुम्हारा बर्न मार्क है, काफ़ी सारी जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से हमारा जो रिजेक्शन बनता है, अगर आप उन पर एक एक टॉपिक पर आप एक ध्यान से उन्हें समझाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये किस लिए आती हैं, क्यों आती हैं और मैं इन्हें कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब आप उनको बताओगे कि इन सारी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आती है और मैं इसे बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, जिससे रिजेक्शन कम होगा। रिजेक्शन कम होगा तो आपकी जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा।
दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि क्या होता है कहीं पर ब्लैक स्पॉट आ जाता है। ब्लैक स्पॉट एक डिफेक्ट है, लेकिन वो आपके पार्ट को भी रिजेक्ट करता है और आपकी जो क्वालिटी है उसे भी डिक्रीज़ कर देता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है मैं उसे भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? अगर ये डिफेक्ट आते हैं तो इनसे क्या हो सकता है, एक तो ये पार्ट रिजेक्ट हो गया, दूसरा इसकी जो क्वालिटी है वो घट जाएगी। अगर किसी भी कंपनी से कोई भी जो माल है वो डिस्पैच होकर पार्टी के पास जाता है और उसे ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो वो क्या करते कि उसे उसकी क्वालिटी को अच्छा नहीं मानेगी। तो आप इन डिफेक्ट को अगर दूर कर देते हो तो आप जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी एक इम्प्रूव कर देते हो और वो मार्केट में उसके जो दाम है वो ऊंचे दामों पे बिकने की संभावना बढ़ जाती है और जो भी बेनिफिट होता है वो कंपनी को ही होगा। इसके बाद आता है आपका जैसे 5S है, कोपा है, या बहुत सारी चीज़ होती हैं जो आप कंपनी के काइजन है, कंपनी के अंदर मैं अप्लाई अच्छी तरीके से कर सकता हूं, उसे करने की कोशिश कर सकता हूं, ताकि आपकी कंपनी में अगर आप 5S करते हो तो उसमें क्या होता है, कंपनी का बेनिफिट होता है, साफ़ सफाई है वो बनी रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लागत कम आती है, कंपनी की जो लागत कम आती है, जो सिक्योरिटी का पर्पस होता है, सुरक्षा होती है, अगर आप उसके सिक्योरिटी को लेकर चलते हो, सेफ्टी को लेकर चलते हो तो उसमें दुर्घटना के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर जाकर बता सकते हो जब आपसे पूछा जाए कि हम आपको नियुक्त क्यों करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर बता सकते हो अपने अचीवमेंट के लिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए आपको मुझे नियुक्त कर लेना चाहिए। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट रिलेवेंट टू जॉब रिक्वायरमेंट, ये इंग्लिश में आंसर आप देख सकते हो। नंबर 14 हम देखते हैं, अगले 2 वर्षों में आप खुद को किस पोजीशन पर देखना चाहते हो। व्हाट पोजीशन डू यू एक्सपेक्ट टू हैव इन 2 years ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अगले 2 वर्षों में आपको खुद को कहाँ देखना चाहिए, तो आप एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो, लेकिन उसमें आपका ईगो सामने नहीं आना चाहिए। आप कह दो कि मैं कंपनी का मालिक ही बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो 2 वर्षों में मुमकिन नहीं होता। लेकिन हाँ, आप अपने एक स्ट्रेंथ के हिसाब से बोल सकते हो कि मैं अगले 2 वर्षों में एक अपने से जो सीनियर लेवल की पोजीशन है वहाँ पर तो मैं पहुँच ही सकता हूँ, ये मैं देखता हूँ। क्योंकि अगर आप उनके सामने ये बात बोलते हो कि मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ, तो वो जानते हैं कि आप लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए उस सीनियर का काम भी सीखना पड़ेगा, और उस सीनियर का काम आप तब सीख सकते हो जब आप अपना काम किसी और को देने की एबिलिटी रखते हो। क्योंकि कई बार आप लोगों ने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि अपना काम किसी को सिखाने के लिए कोई भी बंदा राज़ी नहीं होता है। वो यही चाहता है कि जो काम मुझे आता है मैं किसी को ना सिखाऊं और मेरी ही ज़रूरत कंपनी को पड़े। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों कंपनी में यही चीज़ चलती है, अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलते हो, एक अच्छे होनेस्ट तरीके से काम करते हो, तो अपना काम अपने नीचे वालों को सिखाओ, यानी कि वो आपकी पोजीशन पर आ जाएंगे, और जो अपने से ऊपर बंदे हैं, जो सीनियर हैं आपके, उनका काम आप लोगों को सीखना चाहिए ताकि आप अपनी पोजीशन से ऊपर की पोजीशन पर चले जाएं। इसलिए अपना काम आप लोगों को दूसरों को भी सिखाना चाहिए, और जो ऐसे ही सीनियर तक जो लेवल बढ़ता जाएगा उसमें यही होता है कि अपना काम नीचे वालों को सिखाओ और ऊपर वालों का काम आप लोगों को खुद सीखना चाहिए। तो आप लोगों को ये आंसर आप यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच में दे सकते हो। 15 क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप हमें कोई संदर्भ दे सकते हैं। कैन यू गिव अस एनी रेफरेंस। जब हम रेफरेंस की बात आती है तो व्यावसायिक संदर्भ दें, जैसे सुपरवाइजर, HR पर्सन। जब आप किसी लास्ट कंपनी से आते हो तो वहाँ से आपका रेफरेंस पूछा जाता है, तो आप रेफरेंस में कोशिश करें कि एक पॉजिटिव व्यक्ति का ही रेफरेंस दें जो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आपको अच्छा मानता हो या आपकी निगाह में हर आदमी अच्छा हो। अगर आप अच्छे भी हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर आदमी आपके लिए अच्छा हो या आपको अच्छा मानता ही हो, बहुत लोग आपके अपोजिट भी होते हैं। तो आप लोगों को जो आपको अच्छी तरीके से जानता हो और एक होनेस्ट व्यक्ति हो, आपको उसका ही जो रेफरेंस है वो देना चाहिए, क्योंकि होनेस्ट व्यक्ति ऐसा होता है वो किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो उसे अच्छा ही बोलेगा, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर बुरा है तो उसे बुरा ही बोलेगा, अगर उसका दोस्त भी चाहे क्यों ना हो। तो आप लोगों को कहा भी जाता है कि आप लोगों को ईमानदार दुश्मन भले ही रख लो, लेकिन बेवकूफ़ दोस्त आप लोगों को नहीं रखने चाहिए। तो आप लोग किसी भी ईमानदार व्यक्ति का आप रेफरेंस वहाँ पर जाकर दे सकते हो। गिव द पर्सनल रेफरेंस AG या सुपरवाइजर, HR पर्सन, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कब तक हमारे साथ रहेंगे। हाउ लॉन्ग वुड यू
स्टे विद अस, जब तक मुझे लगता है कि मैं योगदान दे रहा हूं और यह है कि मेरा योगदान मान्यता प्राप्त है। ये क्वेश्चन, ये आंसर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जब तक उन्होंने पूछा कि आप कब तक हमारे साथ रहोगे, तो आपको क्या बोलोगे कि जब तक मुझे लगता रहेगा कि मैं कंपनी में अपना योगदान दे रहा हूं, यानी कि मैं कंपनी के ऊपर एक बोझ बनकर नहीं पड़ा हुआ हूं। जब तक मैं अपना योगदान आपको दे रहा हूं, जब तक मैं कंपनी में रुका रहूँगा, और यह है कि मेरा योगदान मान्यता प्राप्त है। मैं योगदान तो दे रहा हूँ लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है योगदान का, वो एक सकारात्मक नहीं है, वो कंपनी को किसी भी रूप से बेनिफिट नहीं पहुँचा रहा है, तो मैं वहाँ पर फिर मेरा रुकना कोई भी मायने नहीं रखता है। तो इसलिए आप वहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच में अपना जो पक्ष है वो वहाँ पर रख सकते हो। एज लॉन्ग एज आई फील दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग एंड दैट माई कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो ये इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप महिंद्रा की WST नीति को पसंद करते हैं? महिंद्रा का मतलब जो लास्ट कंपनी की पॉलिसी थी, क्या आप उसे पसंद करते हो, और करते हो तो क्यों करते हो? डू यू लाइक द WST पॉलिसी ऑफ महिंद्रा? हाँ, इसका आंसर आप दे सकते हो हाँ, क्योंकि यह फ्रेशर को कार्य को शुरू करने के लिए एक अच्छा अवसर देता है। और भी जो आपको लगता है आपकी लास्ट कंपनी की जो पॉलिसी है वो किस मतलब से अच्छी है, किस लिए अच्छी है, तो आप उसे एक्सप्लेन वहाँ पर कर सकते हो। यस, एज इट गिव द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके शौक क्या है, यानी कि आपकी जो हॉबीज़ है वो आपके शौक क्या क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज़? और ये आप लोगों को खुद ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आप लोगों की हॉबीज़ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। लेकिन कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो एक बेसिक चीज़ होती हैं, वो आप बता सकते हो, और आप लोगों को वो हॉबीज़ बनानी भी चाहिए। जैसे बुक रीडिंग करना, ये आप लोगों की हॉबीज़ होनी भी चाहिए, और आप उन्हें बता भी सकते हो। अगर आपने ये आदत अभी तक नहीं डाली है तो ये आदत आप लोगों को डाल लेनी चाहिए कि बुक पढ़नी आप लोगों को ज़रूर चाहिए। दूसरी चीज़, ट्रैवल करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसलिए जो हॉबीज़ है वो आपकी ट्रैवल करना भी होनी ज़रूर चाहिए। और भी आपकी जो भी हॉबीज़ हैं वो आप उसमें जाकर, मैं अपने रिज्यूम में जाकर मेंशन कर सकते हो, और उन्हें भी अपने शौक़ बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कंपनी से, उसके बारे में क्या कहें या क्या नहीं कहें? तो जब आपसे सैलरी के बारे में पूछा जाता है, तो एक अच्छी कंपनी अगर है तो आप अपने जॉब प्रोफाइल के प्रति अधिक अपने आंकड़े देने से बचें, क्योंकि अपने आंकड़े देने से आप लोगों को बचना चाहिए। पहले उनसे ही पूछना चाहिए कि आप लोगों का जो सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सैलरी की बात तब ज़्यादा करते हो, आंकड़े देते हो, तो उन्हें भी लगता है कि ये बंदा काम करने में नहीं, ज़्यादातर पैसों पर ही ये ध्यान रखता है कि आप लोगों को पैसे किस तरीके से कमाने हैं, काम से उसे प्यार नहीं है। तो आप लोगों को एक बार सिर्फ एंट्री कंपनी के अंदर चाहिए, उसके बाद आपका जैसा काम होगा, आप कंपनी जब आपका काम देखेगी तो वो आपको वैसे भी नहीं जाने देगी, चाहे उसे सैलरी आपकी बढ़ानी ही पड़े। What are your salary expectation as company their bracket, or say my expectation are more towards the job profile rather than salary? Try to avoid given any figures देने से आप लोगों को बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जल्द ही आप हमसे कब जुड़ सकते हैं? कि जब आप लास्ट कंपनी से हमारे पास आ रहे हैं इंटरव्यू देने, अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप कब से ज्वाइन कर सकते हो? हाउ सून यू कैन ज्वाइन अस? नौकरी की आवश्यकता और वर्तमान नौकरी की जिम्मेदारी के बारे में आग्रह करें। नौकरी की आवश्यकता, आपको नौकरी की कितनी आवश्यकता है, और वर्तमान नौकरी जिस कंपनी से आप आए हो, जहाँ से आप आए हो, उसकी जो भी जिम्मेवारी हैं उनके बारे में आप उनसे आग्रह कर सकते हो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितना भी आप उनसे ले सकते हो, क्योंकि लास्ट कंपनी की मेरी कोई जिम्मेवारियाँ हैं जिन्हें मुझे वहाँ पर देकर आना है, किसी और के ऊपर भार डालकर वो आना है, तो मुझे इतना समय लग सकता है। आप उनसे आग्रह कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि मैं 1 मंथ या 15 डेज़, जब तक भी मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, वो आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं। अर्जेंसी टू जॉब रिक्वायरमेंट एंड द करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, तो ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो ये जो लेक्चर था ये इतना ही था, 20 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो।
और दूसरी चीज़ कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को नोट्स बनाकर ज़रूर रख लेने हैं, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम पर्सनल इंटरव्यू में, अगर हम टेक्निकल इंटरव्यू की बात ना करें, एक पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, तो ये 20 क्वेश्चन ही मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। और आपका रुख, जो आपका आंसर है वो आप किस तरीके से देते हो, यही वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगर इंटरव्यू की जो वीडियो आएगी वो हम टेक्निकल पे बात करेंगे, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी टेक्निकल जो भी इंटरव्यू होता है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्सनल इंटरव्यू था वो आज हो चुका है क्लियर। अब हम टेक्निकल पर ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और दीजिए जब तक हमें इजाज़त। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और दोस्तों को अपने शेयर करिए, ताकि हर कोई उसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।